इस वीडियो में हम देखेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से उसकी सराउंडिंग में जो सिस्टम है उसकी सराउंडिंग में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें मालूम होनी चाहिए कि चार्ज क्या चीज़ है। चार्ज एक किसी भी मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक है, यानी किसी भी मास की प्रॉपर्टी है, और जिसके पास ये प्रॉपर्टी होती है वो क्या करता है, वो एक इफेक्ट शो करता है, डेट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी वो एक अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। ये वाला फोर्स वो किस पे लगाता है, तो दूसरे चार्ज पार्टिकल पे लगाता है। ओके, तो चार्ज पार्टिकल वो मटेरियल है, वो पार्टिकल है जो फोर्स लगाता भी है और फोर्स को एक्सपीरियंस भी करता है। जो फोर्स लगाता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो भी कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, और ये किसके थ्रू करता है, विथ हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये हमने पढ़ा है। कुलाम्स ने इसके अंदर बताया हमें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, डेट इज के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जो ये फोर्स होता है, दिस कैन चेंज विथ रेस्पेक्ट टू द मीडियम। सो इफ द चार्जेस आर placed in different mediums, then for different mediums the value of force will be different. So with respect to different medium the value of force changes, अलग अलग मीडियम में फोर्स की वैल्यू चेंज होती है। सो दिस इज ए नॉन यूनिवर्सल फोर्स। ओके, यानी एक यूनिवर्सल फोर्स नहीं है। ओके, ये एक बेसिक नॉलेज है हमारे पास चार्ज के बारे में कि चार्ज अपने सराउंडिंग में क्या क्या इफेक्ट रखता है, चार्ज से जुड़े हुए कौन कौन से फिनोमिनाज हैं। ओके, तो उसमें सबसे पहले हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके थ्रू लगता है, फील्ड के थ्रू। इस फील्ड को क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स लगाने का काम चार्ज करता है अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बना के। किस पे लगाता है फोर्स, दूसरे चार्ज पे। तो यहाँ पे सारा खेल जो है वो चार्जेस के बीच का ही है। ओके, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स भी किस पे लगाएगा, चार्ज पे लगाएगा। तो यहाँ पे सारी जो बातें हो रही है वो चार्ज से जुड़ी हुई बातें हो रही है। अब ये जो चार्ज हमें मिलता है, ये जो चार्ज हमें मिलता है ये रेस्ट में ही होगा। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तभी एक्टिवेट होता है जब चार्जेस कैसे हो, रेस्ट में हो। अब ये जो चार्ज हमें मिलता है ये किस पैटर्न में मिलता है, किस डिजाइन में मिलता है, वो कहलाता है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, हम पॉइंट चार्ज के बारे में तो जानते हैं। पॉइंट चार्ज किसको कहते हैं, पॉइंट चार्ज से मतलब है ऐसा चार्ज बॉडी या ऐसा चार्ज पार्टिकल जिसके रेस्पेक्ट में हम जो फोर्स या जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं, उसकी साइज से काफ़ी दूर कर रहे हैं। ओके, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, चार्ज ऑब्जेक्ट है, चार्ज बॉडी है, उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट चार्ज बॉडी कंसीडर कर सकते हैं अगर जो हमारा ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस है वो उसके साइज के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। सो वी कैन से डेट पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट चार्ज बॉडी किसको कहते हैं, ऐसी बॉडी, ऐसी ऑब्जेक्ट जिसका साइज 0 हो या जिसकी डायमेंशंस कैसी हो, डायमेंशन लेस हो, ना उसके पास डायमीटर हो, ना उसके पास रेडियस हो, ना उसके पास लेंथ हो, ना कोई विड्थ हो। तो ऐसी कौन सी बॉडी होती है, पॉइंट बॉडी, पॉइंट ऑब्जेक्ट। सो पॉइंट चार्ज का, पॉइंट ऑब्जेक्ट का हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का या इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला का हमें नॉलेज है। एक पॉइंट चार्ज के थ्रू उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और वो प्लस पॉजिटिव चार्ज के लिए वो आउटवर्ड होता है, रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज के लिए वो रेडियली इनवर्ड होता है। ओके, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। किसके कारण होता है ये, पॉइंट चार्ज के कारण। और कौन है ये पॉइंट चार्ज, सो दिस इज द पॉइंट चार्ज। सो दिस इज द सोर्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा है, ये वाला चार्ज बना रहा है। किस लोकेशन पे, आर डिस्टेंस पे। कहाँ पे, अपनी सराउंडिंग में, इन ऑल डायमेंशंस, इन ऑल 3 डायरेक्शन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। कहीं भी आप आर डिस्टेंस लेंगे तो उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ओके, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ये पॉइंट चार्ज है Q, इससे आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, E, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मालूम है। अब देखिए, पॉइंट चार्ज के थ्रू, पॉइंट चार्ज की हेल्प से हम कितने तरह के चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, यानी कितने तरह के सिस्टम ऑफ चार्जेस हम बना सकते हैं।
अलग अलग तरह का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और अलग अलग तरह का हमें क्या मिलेगा, सिस्टम मिलेगा चार्ज का। ओके, तो सपोज चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमने सबसे पहले किया लाइन चार्ज पे, या देखिए चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन ये दो तरह का होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैन टेक प्लेस इन टू डिफरेंट मैनर, जिसमें पहला होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है डिसकंटिन्यूअस। ओके, कंटिन्यूअस को हम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये होता है नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो कंटिन्यूअस में जो आती है कैटेगरी वो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज लीनियर हो गया, एक आपका एक तो होता है लीनियर, एक होता है सरफेस चार्ज और एक होता है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज। ओके, और हमारी जो स्टडी है वो इन पे ही रहेगी, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह का हो सकता है, तीन तरह का, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूमेट्रिक, और ये तीनों में हम कौन सा पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए सबसे पहले लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इससे पहले यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो ध्यान रखिए यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है, नाम से ही पता चलता है, जहां चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस पैटर्न में हो, यूनिफॉर्म पैटर्न में, यूनिफॉर्म मैनर के अंदर वो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया हो। कहाँ पर, जो भी आप ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, सपोज आप लीनियर ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, आप सरफेस वाला ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, या आप वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, आप जो भी बॉडी ले रहे हैं चार्ज देने के लिए, उस पर आप जहाँ भी चार्जेस देते हैं, अगर उसकी लेंथ पे चार्जेस दे रहे हैं और अगर लेंथ में हर यूनिट लेंथ को आपने नंबर ऑफ चार्जेस सेम दिए, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म पैटर्न में अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो कैसा है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने कहाँ पे देखना है, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूमेट्रिक के अंदर। तो देखिए सबसे पहले लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है द चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लेंथ। ओके, जैसे ये हमने एक वायर लिया, ओके, इस वायर पे हमने क्यू चार्ज दिए, हमारे पास क्यू चार्ज मतलब हमारे पास बहुत सारे पॉइंट चार्जेस रखे हैं, हमने उसको ऐसे सारे पॉइंट चार्जेस को पकड़ा और इस पॉइंट पे ले जाके रख दिया। अगर ये कंडक्टर है तो इसमें यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, अगर ये नॉन कंडक्टर है तो हमें चार्जेस को खुद इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो ध्यान रखिए नॉन कंडक्टर के अंदर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप होता है। अब वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा, वो डिपेंड करेगा कि आप ऑब्जेक्ट किस शेप का ले रहे हैं। अगर सिमेट्रिकल शेप का ऑब्जेक्ट है, सिमेट्रिकल शेप का मटेरियल है, रेगुलर शेप का मटेरियल है, तो उस पर जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। ओके, तो मान लेते हैं ये जो कंडक्टर है ये इसके पास एक लेंथ है, तो ऑब्वियसली एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है ये दिस कंडक्टर। इसके ऊपर हमने यहाँ पे क्यू चार्जेस रखे, मान लेते हैं क्यू चार्जेस कितने हैं, 100 चार्जेस हैं, और इसकी लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर। ओके, 100 चार्जेस है, या इसको हम कर देते हैं 500 चार्जेस। ओके, और इसकी लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म है। तो देखिए दोबारा से, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है हर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ चार्जेस कैसे होनी चाहिए, सेम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को अगर हम 100 इक्वल पार्ट में बांटे तो हर एक पार्ट 1 सेंटीमीटर का होगा, और हर एक सेंटीमीटर के अंदर अगर 5 चार्जेस हैं, पहले 1 सेंटीमीटर में यहाँ पे देखा 5 चार्जेस, फिर दूसरे 1 सेंटीमीटर में 5 चार्जेस, फिर तीसरे 1 सेंटीमीटर में 5 चार्जेस,
ऐसे हम देखते चले गए और लास्ट वाला जो 1 सेंटीमीटर बचता है जिससे 100 बनता है, कंप्लीट सेंटीमीटर मिलता है हमें 100 सेंटीमीटर, उस 1 सेंटीमीटर में भी कितने चार्जेस, 5 चार्जेस। तो हर 1 सेंटीमीटर में, हर एक यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ चार्जेस है, 5। ओके, तो हर यूनिट लेंथ को नंबर ऑफ चार्जेस कैसे मिल रहे हैं, इक्वल। तो यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म। ओके, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन अगर ये कंडक्टिंग मटेरियल है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप हो जाता है। अगर ये एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल चार्जेस के फ्लो को, चार्जेस के मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है। तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के केस में हमें इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन अगर करना है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो उसमें हमें एक्सटर्नल एफर्ट लगाना पड़ेगा। हमें 500 में से 5 चार्ज ऐसे पकड़ के पहले एक यूनिट लेंथ में रखने होंगे, फिर बाकी बच्चे 495 में से 5 चार्जेस और लेंगे, दूसरे यूनिट लेंथ में रखेंगे, फिर 490 में से 5 चार्जेस लेंगे, फिर तीसरे यूनिट लेंथ में रखेंगे। तो अगर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है तो इसमें यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है या चार्ज का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कैसा भी चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर, उसके लिए हमें एक्सटर्नल एफर्ट लगाना पड़ता है। बट कंडक्टिंग मटेरियल में चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिक हो जाता है। यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा ये डिपेंड किस पे करेगा, मटेरियल की शेप पे। अगर वो सिमेट्रिकल शेप का है, रेगुलर शेप का है, तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो ये सारी बातें आपने नोट कर लेनी है, पॉइंट बना लेने हैं इनके, कि कंडक्टिंग मटेरियल में चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिक होता है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सटर्नल एफर्ट से होता है। कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा, डिपेंड करता है शेप के ऊपर। रेगुलर शेप का है तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इरेगुलर शेप का है तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। रेगुलर शेप यानी सिमेट्रिकल शेप जो सिमेट्री शो करे, और इरेगुलर यानी जो सिमेट्री शो ना करे। ओके, तो ये अंतर होता है कंडक्टिंग मटेरियल और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन का। कंडक्टिंग मटेरियल चार्जेस के मूवमेंट के, चार्जेस के फ्लो को अलाउ करता है, इसलिए जैसे ही हम कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट पे चार्ज रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पूरी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ओके, अब वो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है वो डिपेंड करेगा मटेरियल की शेप पे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन ओवर ए लेंथ। अब यहाँ पे हम लेंथ के थ्रू देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा देखा, यूनिफॉर्म। जब चार्जेस को हम लेंथ पे देते हैं तो देखिए हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी और इंट्रोड्यूस कर देते हैं, दैट इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लेमडा। क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, दैट इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो द नंबर ऑफ चार्जेस, द टोटल चार्जेस या नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चार्जेस पर यूनिट लेंथ, यूनिट कितना होता है इसका, कूलाम पर मीटर। ओके, सो दिस इज ए न्यू फिजिकल क्वांटिटी विच वी विल यूज इन derivation of electric field formula through this conducting wire or non-conducting wire in its surrounding with help of Gauss law or without help of Gauss law। जहाँ भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो एक वायर के थ्रू तो हम किसकी हेल्प लेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी की। अब ध्यान रखिए यहाँ पे तो हमने इसकी लेंथ को एक स्पेसिफिक बता दिया है 100 सेंटीमीटर। ये लेंथ इनफाइनाइट भी हो सकती है। ओके, ये इनफाइनाइट भी हो सकती है, और हमसे अगर इनफाइनाइट लेंथ में पूछा जाए कि उस इनफाइनाइट लेंथ में जितने चार्जेस हैं उनके कारण उसके सराउंडिंग में किसी लोकेशन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, कितना फोर्स बन रहा है, तो उसको निकालने के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स बताने के लिए नंबर ऑफ चार्जेस भी चाहिए और वायर की लेंथ भी चाहिए, और चार्जेस कैसे हैं, इनफाइनाइट लेंथ के वायर पे हैं तो हम काउंट नहीं कर सकते। तो हमारे पास तरीका क्या है, हम इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी की हेल्प लेते हैं। अगर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो ध्यान रखिए चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा, तो जो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हर लेंथ सेगमेंट के लिए कैसी होगी, सेम होगी। ओके, हर लेंथ सेगमेंट के लिए कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। तो हमने सपोज पूरी वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है किसी लोकेशन पे, तो हम नंबर ऑफ चार्जेस तो गिनने जाएंगे नहीं इसके ऊपर कितने चार्जेस हैं, तो हम क्या करेंगे, एक यूनिट लेंथ में कितने चार्जेस हैं वो पता लगा लेंगे।
एक यूनिट लेंथ में जितने चार्जेस होंगे उससे हम आइडिया लगा लेंगे कि एक यूनिट लेंथ में इतने चार्जेस हैं और उनके कारण इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। तो अब इनफाइनाइट लेंथ है, इनफाइनाइट में अगर हमसे पूछा गया 100 यूनिट लेंथ के थ्रू कितना बनेगा, तो अगर हम एक यूनिट लेंथ के थ्रू बता सकते हैं तो 100 यूनिट लेंथ के थ्रू भी बता देंगे, क्योंकि हमारे पास तरीका है, हमारे पास क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। मैंने क्या कहा, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में लीनियर चार्ज डेंसिटी हर लेंथ सेगमेंट के लिए कैसी होती है, कांस्टेंट, सेम होती है। यहाँ पे देखेंगे जैसे 1 सेंटीमीटर में कितने चार्जेस हैं, 5, तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, 5। ओके, यहाँ की लेमडा कितनी है, 5। ऐसे ही यहाँ का 1 सेंटीमीटर लिया तो यहाँ की लेमडा कितनी है, 5। यहाँ पे हमने 5 सेंटीमीटर लिया तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 5 चार्जेस हैं, तो 5 सेंटीमीटर में कितने चार्जेस होंगे, 25। तो वापस से क्या रिजल्ट आया, 5। तो आप कोई सा भी लेंथ सेगमेंट पकड़िए, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में कितना भी छोटा कितना भी बड़ा लेंथ सेगमेंट पकड़ेंगे तो आपको जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू कैसी मिलेगी, सेम, कांस्टेंट। तो हम इनफाइनाइट लेंथ के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। हमें पता चल गया कि एक यूनिट लेंथ में, ध्यान दीजिए, एल में कितने चार्जेस हैं, एल यूनिट लेंथ में कितने चार्जेस हैं, क्यू चार्जेस हैं। तो एक यूनिट लेंथ में कितने चार्जेस होंगे, क्यू अपॉन एल, और क्यू अपॉन एल को हमने क्या कहा, लेमडा, यानी हर एक यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ चार्जेस कितने, लेमडा। तो अगर हमसे पूछा गया 2 यूनिट लेंथ में कितने चार्जेस होंगे तो 2 लेमडा, 3 यूनिट लेंथ में कितने चार्जेस होंगे तो 3 लेमडा। ऐसे हमसे पूछ लिया गया 100 यूनिट लेंथ में कितने चार्जेस हैं तो 100 लेमडा। तो अब हमें क्यू को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास क्या है, लेमडा है। हमारे पास पर यूनिट लेंथ में कितने चार्जेस हैं वो हमें पता है, तो हमें पूरी लेंथ को नापने की जरूरत नहीं, हमें पर यूनिट लेंथ के अंदर चार्जेस का पता चल गया कि वो कितना है, लेमडा है। तो अब हमें जितनी भी डिस्टेंस पूछी गई हो, जितनी भी लेंथ पूछी गई हो, हमसे पूछा गया हो 100 सेंटीमीटर के लिए बताइए, 100 मीटर के लिए बताइए, 100 किलोमीटर के लिए बताइए, तो हम इजीली बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक यूनिट लेंथ में कितने चार्जेस हैं वो पता है। एक यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ चार्जेस कितने, लेमडा। तो 100 किलोमीटर में या 100 मीटर में कितने चार्जेस होंगे वो भी हम बता सकते हैं। जो पावर की लाइन्स आती है, पावर सप्लाई के लिए जो लाइन्स आ रही है, वो बहुत एक शहर से दूसरे शहर में, फिर दूसरे से तीसरे शहर में ऐसे कनेक्टेड है। अब उनमें कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसको जांचने के लिए, उसको नापने के लिए उस तार पे हम चलते नहीं है कि यहाँ से नापना शुरू करते हैं, यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं और दूसरे शहर तक जाके हम काउंट करके बताते हैं कि इतने टोटल चार्जेस है इसके ऊपर। नहीं, हम क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर लेंथ सेगमेंट लेते हैं, उसमें कितने चार्जेस हैं, यानी उसकी हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को यूज में लेते हैं। क्योंकि हम क्या यूज में ले रहे हैं, कंडक्टिंग मटेरियल, वायर यूज में ले रहे हैं। ओके, और उसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ऑटोमेटिकली यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो हमें टोटल नंबर ऑफ चार्जेस नापने की जरूरत नहीं है कि कोटा से जयपुर जो लाइन आ रही है उसमें एक एक चार्ज को नापते हुए चले, नहीं, हमें तो कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट का पता चल गया कि इधर इतने चार्जेस है, यानी उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी पता चल गई, उससे हम पूरी लेंथ का हम बता सकते हैं। ओके, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की ऐसे हेल्प मिलती है। ओके, तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लेमडा की वैल्यू कैसे होती है, कांस्टेंट होती है। एक सेगमेंट के लिए निकालिए, चाहे 3 सेगमेंट के लिए, चाहे 10 सेगमेंट के लिए, वैल्यू कैसी आएगी, कांस्टेंट। यहाँ के केस में कितनी है इसकी सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी, 5। ओके, सो दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो द चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लेंथ, ऐसे अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये किसके ऊपर हो रहा है, एक स्ट्रेट वायर या एक स्ट्रेट लाइन, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सपोज करो ये इनफाइनाइट लेंथ की ना होके फाइनाइट लेंथ की है, तो क्या हुआ, तो भी ये फॉर्मूला रहेगा, तब तो हमारे लिए और इजी हो गया। हमारे पास लेंथ आ गई पूरी, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चार्जेस आ गए और हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब इस लेंथ को अगर हमने इसके दोनों एंड को पकड़ा और ऐसे दोनों एंड को मिला दिया तो ये क्या बन जाती है, रिंग। तो रिंग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। रिंग भी क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल है। इसको ऐसे पकड़ के बेंड कर दिया तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये रिंग भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल है, ये स्ट्रेट वायर भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल है। ध्यान रखिए, स्ट्रेट वायर ना होके अगर ये कर्वेचर वाला, ऐसे कर्व वाला वायर होगा तो भी ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी में आएगा। ओके, क्योंकि ये क्या है, लेंथ ही तो है। अगर आप किसी सर्किल में से ये पोर्शन काट दोगे तो क्या है, पहले ये क्लोज लूप था, अब क्लोज लूप नहीं है। ओके, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए, तो ये लास्ट पॉइंट मान लीजिए। तो क्या है, ये एक सर्किल का एक सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या होती है, लेंथ, तो ये भी क्या है, लेंथ है। तो लेंथ के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये भी कैसा है,
लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी में आएगा। अब वापस से यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, तो डिपेंड करेगा कैसी शेप है, सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है। यहाँ पे ये देखने से सिमेट्रिकल लगता है, इसलिए अगर हमने यहाँ पे 100 चार्जेस दिए तो 100 चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए लेंथ पे, ये भी सिमेट्रिकल लग रहा है। लेकिन अगर सपोज इसको मैं इस शेप का बना देता हूँ, इसमें ऐसे कुछ शार्प पॉइंट्स निकाल देता हूँ, तो ये क्या हुआ, इसकी शेप में यूनिफॉर्म पैटर्न चेंज हो गया। देखो यहाँ से यहाँ तक ये एक लेंथ में था, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा था यहाँ से यहाँ तक, लेकिन फिर क्या हुआ, एक ब्रेक आया, फिर लेंथ बनी, फिर ब्रेक आया, फिर लेंथ चली, फिर ब्रेक आया, फिर लेंथ चली, फिर ब्रेक आया। तो यहाँ पे जो कंटिन्यूस लेंथ जा रही थी, वो कंटिन्यूस जो एक पैटर्न चल रहा था लेंथ का, उसमें क्या आ गया, ब्रेक आ गया। तो वो यूनिफॉर्म पैटर्न जो था वो छूट गया, यानी जो सिमेट्री थी शेप में वो छूट गई। तो अब यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। ओके, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होता है। जो शार्प पॉइंट्स है वहाँ पे चार्जेस की डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जो स्ट्रेट है वहाँ पे चार्जेस की डेंसिटी थोड़ी कम होगी। इसको हम आगे पढ़ेंगे कैसे होता है ये। ओके, तो शेप अगर सिमेट्री को छोड़ देती है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। So this is example of linear charge distribution. This is linear charge distribution. This is also linear charge distribution. This is also linear charge distribution. But in this case, the distribution of charges will not be uniform. Okay? तो linear charge density, linear charge distribution में हमें किसको ध्यान रखना है, linear charge distribution को। This is example of continuous charge distribution. हम continuous charge distribution पढ़ रहे हैं, यानी uniform charge distribution. अब इसके अंदर दूसरा लेते हैं surface charge. Surface चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्जेस कहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, सरफेस पे, ये हमने एक सरफेस ली, मान लेते हैं ये कंडक्टर नॉन कंडक्टर जो भी है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे इस पूरी सरफेस का जो एरिया है वो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस पे टोटल चार्जेस हमने कितने दिए, 500 चार्जेस इसको दिए, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कैसे किया, यूनिफॉर्म किया। तो अब हम समझ गए हैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है यहाँ पे। ओके, लेकिन यहाँ पे हम लेंथ नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एरिया। क्योंकि एरिया क्यों, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, अब सरफेस की। तो सरफेस के पास, सरफेस यानी 2 डायमेंशनल, सरफेस के पास एक लेंथ नहीं होती, 2 लेंथ होती है, और 2 लेंथ से क्या मिलता है, एरिया मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, एरिया की। ओके, अब देखिए ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो देखिए अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा तो उसका मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होगा कि हर यूनिट एरिया में, हर एक यूनिट एरिया में नंबर ऑफ चार्जेस कैसे होंगे, इक्वल। सपोज इसका टोटल एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमने इसको 100 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, तो हर एक यूनिट एरिया हर एक यूनिट एरिया कितने सेंटीमीटर स्क्वायर का हुआ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का। और अगर टोटल चार्जेस कितने, 500, हर एक सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर नंबर ऑफ चार्जेस 5 हैं, तो इसका मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म। एक यूनिट एरिया में 5 चार्ज, दूसरे एक यूनिट एरिया में 5 चार्ज, तीसरे एक यूनिट एरिया में 5 चार्ज, ऐसे करते करते लास्ट का जो यूनिट एरिया उसमें भी कितने चार्जेस, 5 चार्जेस। तो टोटल एरिया कितने एरिया एलिमेंट्स है, टोटल 100, हर एक में कितना जा रहा है चार्ज, 5, टोटल कितने चार्जेस हो गए, 100 इंटू 5, 500 चार्जेस। ओके, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म कब होगा, नॉन यूनिफॉर्म तब होगा जब हर एक यूनिट एरिया में नंबर ऑफ चार्जेस कैसे हो, अनइक्वल हो। पहले में 5 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3, फिर चौथे में 15 हो गए, फिर बाद में 20 हो गए, किसी एक यूनिट एरिया में है ही नहीं चार्ज, फिर किसी में 5 है। तो एक नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न हो, उस तरह का चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, लेकिन हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम यहाँ पे बात करेंगे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ये होता है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कि हर एक यूनिट एरिया में कितने चार्जेस दिए जा रहे हैं, इक्वल चार्जेस। अब देखिए जैसे लेंथ के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, वैसे सरफेस के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। क्या होता है ये, देखिए ए एरिया में कितने चार्जेस हैं, क्यू चार्जेस। ए एरिया में क्यू चार्जेस, तो 1 यूनिट एरिया में कितने चार्जेस होंगे, क्यू अपॉन ए चार्जेस।
तो 1 यूनिट एरिया में जो नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं उसको हम कहते हैं सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, द नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट एरिया। इसका यूनिट हो गया कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो अब हमें पता चल गया 1 यूनिट एरिया में सिग्मा चार्जेस है। अब सपोज ये इनफाइनाइट साइज की है शीट, वापस से अब हमें इनफाइनाइट साइज की शीट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करना है। तो प्रॉब्लम यही आ गई कि जब ये फाइनाइट साइज की थी तब हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस अवेलेबल थे, इसका एरिया अवेलेबल था, लेकिन अगर ये इनफाइनाइट साइज की हो गई तो ना तो हमारे पास इसके अंदर कितने चार्जेस है टोटल वो मालूम होगा, ना इसकी साइज का हम पता कर पाएंगे। तो उस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो वापस से हम क्या करेंगे, केवल 1 यूनिट एरिया की हेल्प लेंगे। 1 यूनिट एरिया में कितने चार्जेस हैं? सिग्मा चार्जेस है। तो हमें पता है, अब जितने एरिया का भी हमसे पूछा जाए हम बता सकते हैं। हमसे पूछा गया 100 यूनिट एरिया का बताइए, तो 100 इंटू सिग्मा, 100 सिग्मा। हमसे पूछा गया 1000 एरिया का बताइए, 1000 यूनिट एरिया का, तो हम क्या कर देंगे 1000 इंटू सिग्मा, क्योंकि 1 यूनिट एरिया में कितने चार्जेस है सिग्मा। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे एक पेन 5 रुपीज का आता है, तो 10 पेन्स कितने के आएंगे 10 इंटू 5, 50 पेन्स कितने के आएंगे 50 इंटू 5। तो वही चीज यहाँ पे है, 1 यूनिट एरिया में इतने नंबर ऑफ चार्जेस है, तो जितने यूनिट एरिया में चार्जेस हमसे पूछे जाएंगे उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे उस एरिया को। तो हमें अब क्यू की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती है, हमें चार्जेस की जरूरत नहीं पड़ रही है, हमें तो केवल किससे मतलब है? सरफेस चार्ज डेंसिटी से। ओके, तो जब भी हम शीट के थ्रू या प्लेट के थ्रू जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे और जब इनका साइज इनफाइनाइटली लार्ज होगा, उस केस में हम क्यू चार्ज नहीं देखेंगे कितना चार्ज है, हम किसको देखेंगे? चार्ज की डेंसिटी को देखेंगे। सो वी विल टेक हेल्प ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, हम चार्ज को काउंट करने नहीं जाएंगे, बहुत बड़ा सरफेस एरिया है। ओके, अब हम क्या एक एक जगह पे एक एक यूनिट एरिया में नंबर ऑफ चार्जेस काउंट करने जाएंगे? इट इज इम्पॉसिबल। तो फिर हम क्या करते हैं, हम 1 यूनिट एरिया का नंबर ऑफ चार्जेस फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 यूनिट एरिया में सिग्मा चार्जेस है, तो इससे हमें मदद मिल जाती है। हम किसी भी यूनिट एरिया में या कितना भी बड़ा यूनिट एरिया उसके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज, उसमें कितने चार्जेस है वो फाइंड आउट करके उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी एक नई फिजिकल क्वांटिटी है, कहाँ पे काम आती है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। ये तो शीट का एग्जाम्पल था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। दूसरा एग्जाम्पल है प्लेट का। प्लेट में और शीट में क्या डिफरेंस होता है? ध्यान रखिए, शीट वर्ड इज यूज फॉर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की खासियत क्या होती है? देखिए, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जैसे ये एक शीट है। ओके, शीट की थिकनेस कितनी भी कम हो, शीट कितनी भी पतली क्यों ना हो, सरफेस तो 2 होंगी इसके पास, एक ये वाली सरफेस और एक ये वाली सरफेस। ओके, तो जब हम इसको चार्ज देंगे तो वो चार्ज एक सरफेस पे हमने दिया, यहाँ पे हमने चार्जेस दिए। अब चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कैसे किया? यूनिफॉर्म। चूंकि ये शीट है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, इसलिए चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो एक्सटर्नल एफर्ट के कारण हुआ है, हमारी हेल्प से हुआ है, ऑटोमेटिक नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमने चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इस सरफेस के ऊपर। जिस सरफेस पे जिस लोकेशन पे चार्जेस को रखा गया है वो चार्जेस अपनी पोजीशन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, यानी वो चार्जेस अपनी पोजीशन को छोड़ के कोई और नई पोजीशन पे नहीं जाएंगे। यानी चार्जेस जहां रख दिए गए हैं एक सरफेस के, जिस पॉइंट पे जहां पे चार्जेस रख दिए गए हैं, जिस यूनिफॉर्म पैटर्न में रख दिए गए हैं, वो वैसे ही रहेंगे, क्योंकि मटेरियल कौन सा है? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में अगर हमने चार्जेस का ऐसे स्प्रे किया, यहाँ पे चार्जेस आ गए, 1 यूनिट एरिया में 5 चार्ज, दूसरे यूनिट एरिया में 5 चार्ज, तो जहां पे चार्ज गिर रहे हैं, जहां पे चार्ज लैंड करेंगे वो वहीं पे पड़े रहेंगे, हिलेंगे डुलेंगे नहीं, वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मटेरियल कौन सा है? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, शीट है ये, शीट यानी नॉन कंडक्टिंग। तो शीट के केस में सरफेस तो 2 होती है, लेकिन चार्ज कहाँ पे होते हैं? केवल एक सरफेस पे। अब प्लेट यानी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर देखिए क्या होता है? कंडक्टिंग यानी प्लेट। तो ध्यान रखिए, शीट वर्ड इज यूज फॉर नॉन कंडक्टिंग, प्लेट वर्ड इज यूज फॉर कंडक्टिंग। अब इसको हम प्लेट कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि अब ये कौन सा मटेरियल है? कंडक्टिंग मटेरियल है। तो इसके पास कितनी सरफेस है? 2 सरफेस है, एक इधर वाली और एक इधर वाली। अब हमने इधर चार्जेस देने हैं। ओके, हमने 500 चार्जेस लिए, 500 चार्जेस यहाँ पे कॉर्नर में रखे, ये 500 चार्जेस ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि कौन सा मटेरियल है? कंडक्टिंग मटेरियल है। चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिक होगा और यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? तो यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि प्लेट है, प्लेट एक रेगुलर शेप है।
तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब एक सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर साथ में पीछे वाली सरफेस पे भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्जेस का, यानी प्लेट के केस में, कंडक्टिंग मटेरियल के केस में चार्जेस दोनों सरफेस पे आ जाते हैं। जब हम चार्जेस एक सरफेस की एक लोकेशन पे देंगे तो उस सरफेस को पहले कवर करेगा, फिर पीछे वाली सरफेस पे भी चार्जेस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये मटेरियल है कौन सा है, कंडक्टिंग मटेरियल है, इसकी जो थिकनेस है, इसका जो मीडियम है, वो चार्ज के फ्लो को अलाउ करता है। तो एक सरफेस पे यहाँ पे हमने 500 चार्जेस रखे, तो 500 चार्जेस में से आधे चार्जेस पीछे वाली सरफेस पे आ जाएंगे। आधे ही क्यों आएंगे? क्योंकि आधे इधर आ जाएंगे चार्जेस, आधे इधर हो जाएंगे, तब इन दोनों के बीच का रिपल्शन वाला फोर्स कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तब चार्जेस का आना जाना बंद हो जाएगा। ओके, और एक फाइनल सिचुएशन आएगी जब चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होगा, सारे चार्जेस सेटल डाउन हो चुके होंगे, इनके बीच का टेंशन, इनके बीच का रिपल्शन का जो फोर्स है वो सैचुरेशन कंडीशन में आ जाएगा, तब हम कहेंगे कि हाँ, अब चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है और कैसा है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, तो याद रख लीजिए, प्लेट के केस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिक होता है और एक नहीं, दोनों सरफेस पे होता है। और कैसे होता है तो ध्यान रख लीजिए, अगर हमने इसको Q चार्ज दिया तो Q/2 इधर आएगा, Q/2 इधर आएगा। ओके, तो 500 चार्जेस दिए तो 250 इधर आएंगे, 250 इधर आएंगे, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए। ओके, तो प्लेट के केस में दोनों तरफ चार्जेस आते हैं, दोनों सरफेस पे आते हैं। तो एक तो हो गया शीट एग्जाम्पल सरफेस चार्ज का, एक हो गया प्लेट पे भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और एक हो गया आपका स्पेरिकल शेल। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। स्पेरिकल शेल यानी फुटबॉल के जैसे, अंदर से खोखला। ओके, अगर हमारे पास ऐसा कोई मटेरियल है, ओके, जैसे फुटबॉल की सरफेस पे हमने क्या करा, उसके आउटर सरफेस पे हमने चार्जेस रख दिए। ओके, और हमारे अगर वो नॉन कंडक्टिंग है मटेरियल, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म करना है या नॉन यूनिफॉर्म करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, और हमें ही एक्सटर्नल एफर्ट लगा के उन चार्जेस को रखना होगा उसके ऊपर। और अगर वो कंडक्टिंग मटेरियल है तो चार्जेस को हमने केवल एक पॉइंट पे रख देना है, एक पॉइंट पे, एक लोकेशन पे, सरफेस के एक पॉइंट या एक लोकेशन पे रख के छोड़ देना है, वो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, फैलेंगे और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे आउटर सरफेस पे। ओके, तो कंडक्टर में हमें फ़ायदा है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप ही हो जाता है। ओके, तो अगर ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, क्यों? क्योंकि कहाँ पे है, ये सरफेस के ऊपर है, शेल की सरफेस के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे भी हम किसकी हेल्प लेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी की। प्लेट में भी सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे भी किसकी हेल्प लेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी की। ओके, सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दोबारा से, ये कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग कुछ भी हो सकता है, ये तो शीट है नॉन कंडक्टिंग, ये कंडक्टिंग, और ये कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग कुछ भी हो सकता है। हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा करना है, यूनिफॉर्म। ओके, अब एक और चीज़ देखिए, क्या एक सॉलिड कंडक्टर में और एक चार्ज स्फेरिकल शेल में कोई डिफरेंस होता है? तो आंसर है नहीं, कोई डिफरेंस नहीं होता। देखिए, दिस इज मेटल एंड दिस इज सॉलिड, यानी अंदर मीडियम भरा हुआ है। तो अगर हमने सपोज ये चार्जेस जो इसकी सरफेस पे हैं, इतने ही चार्जेस हमने इसके सेंटर में रख दिए, हमने इसके सेंटर में इंजेक्ट कर दिए सारे चार्जेस को, तो क्या वो चार्जेस इसके वॉल्यूम में रहेंगे या आउटर सरफेस पे आ जाएंगे? तो देखिए, ये कौन सा मटेरियल है, मेटल है, एक कंडक्टर है। कंडक्टर की खासियत होती है वो चार्जेस के फ्लो को, चार्जेस के मोशन को अलाउ करता है। ओके, कंडक्टर जो है वो अपने मीडियम के अंदर से चार्जेस का जाना अलाउ करता है। कोई भी चार्ज कंडक्टर के वॉल्यूम से आना जाना कर सकता है, लेकिन वॉल्यूम में रुक नहीं सकता, ये ध्यान रखिए। अगर चार्ज को रुकना है तो उसको कहाँ आना पड़ेगा, आउटर सरफेस पे। तो ये मेटल है, हमने मेटल के वॉल्यूम के अंदर एक साथ काफ़ी सारे चार्जेस रख दिए, सिमिलर चार्जेस। तो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे से क्या करना चाहते हैं, साथ में रहना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली कूलॉम फोर्स के कारण वो सब एक दूसरे को रिपेल करके दूर जाना चाहते हैं। कितना दूर जाना चाहते हैं, जितना दूर जा सकते हैं। तो इस केस में कितना दूर जा सकते हैं, तो ऑब्वियसली जितना इसका साइज है मेटल का। ओके, तो इसकी साइज यानी इसके आउटर सरफेस तक वो आ जाते हैं। और क्यों आ जाते हैं, क्योंकि मेटल रोकता नहीं है, मेटल तो चार्ज के मोशन को अलाउ करता है। तो वो सारे चार्जेस जो सेंटर में इकट्ठे थे वो एक दूसरे से दूर होके दूर होना चाह रहे थे, जाना चाह रहे थे, और अलाउ किसने कर दिया, मेटल ने कर दिया। तो कितनी दूर चले गए, आउटर सरफेस तक चले गए। उसके बाहर क्यों नहीं गए, क्योंकि बाहर कौन है, एयर, और एयर कंडक्ट नहीं करती है चार्ज को। एयर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, यानी उसको कंडक्टिविटी वाला जो वो कैरेक्टरिस्टिक शो कर देती है एयर, वो बहुत आगे जाके करती है, उसके लिए बहुत सारे चार्जेस चाहिए। ओके, तो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो सिंपल सी बात है, बाहर कौन है, एयर, और एयर चार्ज को कंडक्ट नहीं करता है, इसलिए चार्जेस कहाँ पे आके रुक जाते हैं, आउटर सरफेस पे आके रुक जाते हैं। तो माना यहाँ पे हमने 100 चार्जेस दिए थे शेल के अंदर,
दिस इज शेल, शेल यानी अंदर कुछ भी नहीं है, खोखला है अंदर से, तो चार्जेस कहाँ पे है, आउटर सरफेस पे। सॉलिड मेटल, इसके भी सेंटर में हमने चार्ज दिए, यहाँ तो वॉल्यूम नहीं था, यहाँ तो मीडियम नहीं था, इसलिए हमें चार्जेस ऊपर ही रखने पड़े, लेकिन यहाँ तो मीडियम था अंदर, वॉल्यूम था अंदर, यहाँ पे हमने मीडियम में मेटल में चार्जेस दिए, लेकिन वो भी कहाँ आ गए, आउटर सरफेस पे। तो एक सॉलिड मेटल चार्ज सॉलिड कंडक्टर या चार्ज सॉलिड मेटल किसके जैसे बिहेव करता है, एक चार्ज स्फेरिकल शेल के जैसे बिहेव करता है, क्योंकि इसमें चार्जेस अंदर रह ही नहीं पाते। देयर इज नो चार्ज इनसाइड द वॉल्यूम, इनसाइड द मीडियम, अंदर चार्जेस नहीं होते, और इसलिए अंदर चार्जेस नहीं होते तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो, और वही केस शेल में होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। एक बात का ध्यान रखिए, फिर से मैं पहले भी कई वीडियो से बता चुका हूँ कि जो अंदर चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड जो जीरो होता है, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू से ही जीरो रहता है। ध्यान रखिए, जब तक चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहेगा, यानी जैसे हमने चार्जेस सेंटर में रखे तो सेंटर से वो कहाँ जाएंगे, एक दूसरे को रिपेल करके दूर आए, इतनी दूर आ गए, किस कारण से आए, रिपल्शन के फोर्स के कारण से आए। रिपल्शन का फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स कब लगता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है। तो यानी अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि चार्जेस चल रहे हैं, और चार्जेस चलते कब हैं, जब फोर्स लगता है। फोर्स कब लगता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर ये चार्जेस थोड़ी दूर और गए, यानी अभी भी इस पर फोर्स लग रहा है, क्योंकि मोशन में अभी भी चार्जेस, और अभी भी फोर्स लग रहा है रिपल्शन वाला, यानी अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर। फिर कुछ देर बाद चार्जेस आउटर सरफेस पे आ गए, और आउटर सरफेस पे आने के बाद फिर ये क्या करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेके ये अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, फिर ये इक्विलिब्रियम में आते हैं। जब ये अपने इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, उस वक्त फिर हम कहते हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, अब जीरो। तो जब तक चार्जेस मूव करते रहेंगे इसके वॉल्यूम से बाहर की तरफ, जब तक मोशन होता रहेगा, हम कहेंगे तब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, और तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। जब चार्जेस सरफेस पे आ चुके हैं, आके स्टैटिक कंडीशन में आ चुके हैं, रेस्ट में आ चुके हैं, यानी वो एक इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में आ गए, तब जाके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। और इसमें टाइम कितना लगता है, तो देखिए इसमें कम से कम टाइम लग जाता है 10⁻⁹ सेकेंड। ओके, इतना लगभग के टाइम लगता है। चार्जेस को अगर हमने वॉल्यूम में छोड़ा तो सरफेस पे आके सेटल होने में इनको इतना टाइम लगता है। तो यानी इतनी देर तक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होता है, क्योंकि इतनी देर तक चार्जेस क्या करने में लगे रहते हैं, अपने आप को सेटल करने में लगे रहते हैं, यानी वो मूवमेंट में होते हैं, मोशन में होते हैं। और हमने क्या पढ़ा अभी, जब तक चार्जेस मोशन में हैं तब तक वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, यानी उनके ऊपर फोर्स लग रहा है। फोर्स कब लगता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो ऑब्वियसली अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन जैसे ही ये टाइम बीत जाता है, चार्जेस इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, अंदर जीरो। ओके, तो एक सॉलिड मेटल किसके जैसे बिहेव करता है, चार्ज सॉलिड मेटल बिहेव्स जस्ट लाइक ए चार्ज स्फेरिकल शेल। ओके, सो दिस इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आ जाते हैं थर्ड टाइप में, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ तो बहुत ईजी है, हमें कहाँ पे चार्जेस को रखना है, वॉल्यूम में। और अभी हमने पढ़ा कि कौन से मटेरियल के अंदर वॉल्यूम में चार्जेस स्टे नहीं करते, तो वो है कंडक्टर। कंडक्टर के वॉल्यूम में चार्ज रुक नहीं सकता, स्टे नहीं कर सकता। किसके वॉल्यूम में कर सकता है, नॉन कंडक्टर के वॉल्यूम में। तो यानी हम वॉल्यूमेट्रिक चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे वो हमें किस में देखने को मिलेगा, केवल नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर। याद रख लीजिए, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। हमने एक सॉलिड स्फीयर लिया, ये क्या है, सॉलिड स्फीयर। जैसे तरबूज को काटते हैं तो उसके अंदर बीज निकलते हैं, वैसे ही यहाँ पे चार्जेस हैं इसके वॉल्यूम में। अब चूंकि नॉन कंडक्टर है तो ऑब्वियसली नॉन कंडक्टर के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सटर्नल एफर्ट से ही होता है। तो ये जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है हमने किया, हमने यहाँ एक चार्ज रखा है, एक यहाँ रखा है, यहाँ रखा। तो हमने क्या करा, हम वॉल्यूमेट्रिक के अंदर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, तो हर एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ चार्जेस कैसे होनी चाहिए, सेम। ठीक है, तो मान लेते हैं इसको चार्जेस दिए 500, और इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उस केस में हम क्या देखते हैं, हर सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ चार्जेस कितने होंगे, 5। ओके, तो V वॉल्यूम में कितने चार्जेस हैं, Q चार्जेस। तो 1 यूनिट वॉल्यूम में
Q अपॉन V चार्जेस। 1 यूनिट वॉल्यूम में कितने होंगे, V को नीचे ले आए तो 1 यूनिट वॉल्यूम में Q अपॉन V चार्जेस, और Q अपॉन V चार्जेस यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम कहते हैं रॉ। ओके, तो 1 यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्जेस होते हैं, रॉ। 2 यूनिट वॉल्यूम में ट्वाइस ऑफ रॉ, 3 यूनिट वॉल्यूम में 3 रॉ, 100 यूनिट वॉल्यूम में 100 इंटू रॉ। ओके, तो ये क्या है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, इसका यूनिट होता है कूलाम पर मीटर क्यूब। चार्ज पर वॉल्यूम, चार्ज पर वॉल्यूम, कूलाम पर मीटर क्यूब। तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, ये हमारे हाथ में है, क्योंकि मटेरियल कौन सा है इस बार, नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग ही होगा इस बार, क्यों, क्योंकि चार्जेस कहाँ पे देने, वॉल्यूम में। दोबारा से याद कर लीजिए, कंडक्टर वॉल्यूम में से अपने अंदर से चार्ज का फ्लो अलाउ करता है, लेकिन चार्ज का रुकना अलाउ नहीं करता। इसका जस्ट उल्टा कौन करता है, नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर अपने वॉल्यूम में से, अपने अंदर से, अपने मीडियम में से चार्ज का फ्लो अलाउ नहीं करता, लेकिन चार्ज का रुकना अलाउ कर देता है। यानी वो चार्ज को रहने दे सकता है, लेकिन चलने देना मना करता है। और जबकि कंडक्टर इसका उल्टा करता है। कंडक्टर कहता है कि आप मेरे अंदर रह नहीं सकते, चार्ज को बोल देता है आप मेरे अंदर रह नहीं सकते, रुक नहीं सकते, स्टे नहीं कर सकते, बट आप मेरे यहाँ से चल सकते हैं, मेरे यहाँ से आना जाना कर सकते हैं। अगर आपने रुकना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आउटर सरफेस पे। ओके, तो ये डिफरेंस होता है कंडक्टर और नॉन कंडक्टर में। तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमें क्या लेना है, एक सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, और मटेरियल कौन सा है, नॉन कंडक्टिंग। तो हम क्या कहेंगे, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। जैसे तरबूज में बीज होते हैं, वैसे इसके अंदर क्या है, चार्जेस हैं। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो 3 तरह के चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर, सरफेस, वॉल्यूमेट्रिक। तो दोबारा से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरह से होता है, एक होता है यूनिफॉर्म और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म को ही हम कंटिन्यूस कहते हैं और नॉन यूनिफॉर्म को डिसकंटिन्यूस कहते हैं। हमारी जो स्टडी है वो रहेगी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, यानी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। हमें अंतर तो पता होना चाहिए यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में। यूनिफॉर्म मतलब होता है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है हर 1 सेंटीमीटर लेंथ में, या सरफेस के लिए कहे तो हर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में, या वॉल्यूम के लिए कहे तो हर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ चार्जेस कैसे होने चाहिए, सेम। ओके, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म है तो उस केस के अंदर यूनिफॉर्म है या नहीं है कैसे पता चलेगा, तो हम उसके हर 1 यूनिट लेंथ में देखेंगे नंबर ऑफ चार्जेस कैसे होनी चाहिए, इक्वल। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म कब होगा, जब हर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ चार्जेस कैसे होंगे, इक्वल। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म कब होगा, जब हर 1 यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ चार्जेस कैसे होंगे, इक्वल। तो दिस इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, दूसरी बात, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के अंदर डिफरेंस क्या होता है वो बता ही दिया। अब डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंडक्टर के अंदर कुछ हमें एक्सटर्नल एफर्ट लगाना पड़ता है, तो बिल्कुल नहीं लगाना पड़ता। कंडक्टर के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली काम कर लेता है, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिक होगा। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन चाहे यूनिफॉर्म होगा चाहे नॉन यूनिफॉर्म होगा, ये डिपेंड करता है उस कंडक्टर की शेप पर। रेगुलर या सिमेट्रिकल वाली शेप है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इरेगुलर या एसिमेट्रिकल शेप है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब वहीं पे अगर हम नॉन कंडक्टर की बात करें तो नॉन कंडक्टर में विदाउट एक्सटर्नल एफर्ट या विदाउट एक्सटर्नल हेल्प चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है। नॉन कंडक्टर में आप चार्जेस को जैसे रखेंगे वो वैसे ही रहेंगे। ओके, जबकि कंडक्टर के अंदर आपने सपोज एक कंडक्टर में किसी एक पॉइंट पे चार्ज को रखा तो वो पूरी कंडक्टर पे अपने आप फैल जाएगा, लेकिन नॉन कंडक्टर में ऐसे नहीं होता। नॉन कंडक्टर में आपको पूरी सरफेस पे या पूरी लेंथ पे या पूरे वॉल्यूम में अगर फैलाना है तो आपको खुद को उसको चार्जेस को रखना पड़ेगा। ओके, तो ये अंतर है यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर में। ओके, सो दीज ऑल, जितनी भी बातें मैंने कही उन सबको आपने नोट्स बना के एक सिस्टमेटिक तरीके से लिख के रख देंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, थैंक यू।